साइमन गो बैक। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जनता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, जमीयत उल उलेमा हिंद, अहरार, लाल कमीज आदि संगठन अंग्रेजों के विरुद्ध जुटे थे। ब्रिटिश सरकार ने हिंदू मुस्लिमों में फूट बढ़ाने के लिए एक कमीशन भारत भेजा, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड साइमन थे। इसी कारण इसे साइमन कमीशन का नाम दिया गया। जब कमीशन के भारत आने का समय आया तो ब्रिटिश सरकार ने अपने वचन का पालन नहीं किया। उस कमीशन में 7 सदस्य रखे गए जो सभी अंग्रेज थे। उनमें एक भी भारतीय नागरिक को कमीशन का सदस्य का स्थान नहीं दिया गया। इस बात से भारत की राजनीतिक पार्टियां नाराज हो गईं। सभी उस कमीशन के विरुद्ध हो गए। सभी नेताओं ने इसे ब्रिटिश सरकार का घोर विश्वासघात कहा और घोषणा हुई कि साइमन कमीशन का दल भारत में जहां जहां जाएगा वहीं उसका विरोध किया जाएगा। उसे काले झंडे दिखाकर साइमन गो बैक के नारे लगाए जाएं। उसका हर स्थान पर बायकॉट किया जाए। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप साइमन कमीशन भारत के जिस जिस जगह भी गया वहां उसका काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से स्वागत किया गया। सरकारी पिट्ठुओं ने कमीशन का स्वागत करने का प्रयास किया। उनकी साइमन कमीशन के विरोधियों से करारी टक्कर हुई। उनका सारा कार्यक्रम अस्त व्यस्त कर दिया गया। यह सब देख सुनकर चंद्रशेखर आजाद ने सोचा, यदि भारत के क्रांतिकारी लॉर्ड साइमन को किसी प्रकार मारने में सफल हो जाएं, तो भारत की सभी सियासी पार्टियों की सहानुभूति क्रांतिकारी पार्टी को प्राप्त हो जाएगी। भगत सिंह ने इसकी चर्चा दिल्ली की केंद्रीय कमेटी में पहले ही कर दी थी। सभी सदस्य उनसे सहमत थे। चंद्रशेखर आजाद ने लॉर्ड साइमन की हत्या करने हेतु यथोचित प्रबंध किए, किंतु लॉर्ड साइमन का जीवन अभी शेष था, जिस कारण उनके सभी प्रबंध असफल हो गए। हुआ यूं था कि कानपुर की फैक्ट्री में तैयार किए गए बम लेकर 3 व्यक्ति मनमोहन गुप्त, मार्कंडेय तथा एक अन्य क्रांतिकारी दक्षिण की ओर भेजे गए। लॉर्ड साइमन की गाड़ी तब इसी ओर से जाने वाली थी। तब पूर्व योजना अनुसार वे तीनों बम द्वारा उस रेलवे लाइन को साइमन की गाड़ी गुजरने से पूर्व ही उड़ा देने वाले थे, परंतु दुर्भाग्यवश बम समय से पूर्व ही फट गए और 2 क्रांतिकारी उसके विस्फोट से मौके पर ही प्राण गंवा बैठे। उनमें से एक मनमोहन गुप्त घायल हुए थे, उनका जीवन बच गया। तब नई योजना बनाकर आजाद ने भगवान दास और सदाशिव को बंबई की ओर भेजा ताकि वे राजगुरु से पूना में भेंट कर सके, परंतु वे भुसावल स्टेशन पर पकड़ लिए गए। पकड़े जाने से पहले उन्होंने पूरी वीरता के साथ पुलिस वालों का मुकाबला किया था। वे दोनों रेलवे यार्ड में इस प्रकार पुलिस वालों से घिर गए थे कि लड़ते हुए मरने अथवा पकड़े जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता उनके सामने नहीं था। एक के बाद एक मिलती असफलता से आजाद विचलित होते, पर कुछ समय बाद भी संगठन की मजबूती में जुट जाते। यह उन्हीं के परिश्रम का फल था कि बहुत थोड़े दिनों में असंख्य सदस्यों के मरने या पकड़े जाने के बावजूद भी उन्होंने दतिया, खनिया धाना, भोपाल, जयपुर, अजमेर, दिल्ली, कानपुर, आगरा, ग्वालियर, झांसी, नलगड़ा आदि में केंद्र स्थापित कर लिए थे और उनमें से कुछ केंद्रों में सशस्त्र चलाने की शिक्षा तथा अभ्यास का भी प्रबंध कर दिया था। यह आजाद की ज्वलंत वीरता और बुद्धिमत्ता का प्रमाण था। 20 अक्टूबर सन 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। लाहौर की जनता ने अन्य नगरों की भांति साइमन कमीशन का विरोध किया। इस जुलूस का प्रबंध भगवती चरण और भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा द्वारा किया था। जुलूस का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। भगत सिंह ने अपनी नौजवान भारत सभा के साथियों और अन्य क्रांतिकारियों के साथ साइमन कमीशन के विरोध में विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया। स्टेशन पर उतरते ही साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाने और पूरी भीड़ के साथ वापस जाओ कहने की उनकी योजना थी। इस प्रदर्शन में लाहौर में सक्रिय अन्य सभी संगठन भी शामिल थे। नौजवान भारत सभा के क्रांतिकारी सदस्यों की टोली स्टेशन पर उस जगह आ डटी थी जहां से गुजरने के अलावा साइमन कमीशन के सदस्यों के लिए और कोई उपाय नहीं था।
भगत सिंह स्वयं लाला लाजपत राय के पास गए थे और उन्हें लोगों का नेतृत्व करने को राजी कर लिया। जब लाला लाजपत राय बढ़कर आगे आए तो उन्हें क्रांतिकारियों ने अपने घेरे में ले लिया। एक युवक ने उन पर छतरी तान दी। भीड़ बहुत थी। लाहौर के पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर स्कॉट अपने दूसरे ऑफिसरों के साथ स्वयं स्टेशन पर मौजूद थे। उन्होंने वहां के वातावरण का निरीक्षण कर तुरंत परख लिया था कि जब तक लालाजी और नौजवानों की उस टोली को वहां से हटाया ना जाएगा तब तक साइमन कमीशन के सदस्यों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तब उन्होंने अपने विश्वसनीय असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर सैंडर्स को रास्ता साफ करने का काम सौंपा और आवश्यकता पड़ने पर लाठीचार्ज करने की आज्ञा दे दी। सैंडर्स ने भीड़ के उत्साह व जोश को देखा तो उसने भीड़ को वैसा ही सबक सिखाना चाहा जैसा जालियांवाला बाग में सिखाया गया था। उसे मालूम था कि लाला लाजपत राय उस विराट जन समूह के नेता हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट ने जब उसे लाठीचार्ज कर जन समूह को तितर बितर करने का आदेश दिया था तब उसने विशेष रूप से लाला लाजपत राय की ओर संकेत किया था। सैंडर्स ने पहले भीड़ पर लाठीचार्ज कराया मगर जनता जोश में थी, इसलिए पहले स्थिति में ही डटी रही। समारोह में जोश के साथ इकट्ठा हो जाना एक बात है और विद्रोह में होश के साथ जमे रहना दूसरी बात। जनता पहले स्थिति में थी। लाठीचार्ज का दौर जब नहीं थमा तो जनता के कदम पीछे हटने लगे। वह पलटी, बिखरी और फिर काई की तरह फट गई। रास्ता खुल गया, किंतु लाला लाजपत राय और कुछ क्रांतिकारी युवक अपने स्थान पर जमे खड़े रहे। इसका अर्थ था कि प्रदर्शन का मोर्चा अभी ज्यों का त्यों कायम था, जिसे सरदार किशन सिंह तथा भगत सिंह अपना सहयोग दे रहे थे। मात्र भीड़ के रास्ता छोड़ देने से साइमन कमीशन की राह खुल नहीं सकती थी। लालाजी को हटाना जरूरी था। उन्हें अपने स्थान पर डटा देखकर लाहौर का पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट बौखला गया। उसने अपने विश्वसनीय असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को आदेश दिया कि भीड़ को मार मारकर पीछे धकेल दो तथा अवरुद्ध मार्ग में कमीशन के लिए मार्ग बनाओ। सैंडर्स ने तुरंत अपने सीनियर के आदेश का पालन किया। वह हाथ में बड़ा सा झंडा लिए आगे बढ़ा और भीड़ पर टूट पड़ा। सामने की भीड़ थोड़ी छटी तो वह लालाजी के निकट जा पहुंचा। ऐसा कोई संभावना नहीं थी कि कोई पुलिस वाला लाला लाजपत राय पर हाथ उठाएगा, मगर सैंडर्स पर तो हिंसा द्वारा भीड़ को हटाने का जुनून सवार था। वह बड़ी फुर्ती के साथ आगे बढ़ा और उसने लालाजी पर भी डंडा चला दिया। भगत सिंह और उनके साथियों की कोशिशों के बावजूद लालाजी का छाता टूट गया और उनके कंधे और छाती पर चोट आई, जिसके निशान उनके अंतिम समय तक रहे। शाम को मोरी दरवाजे के मैदान में कांग्रेस के आह्वान पर सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। उसमें आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लाला लाजपत राय भाषण कला में सिद्धहस्त थे। उस दिन तो वे और भी जोश में थे। पुलिस के अंग्रेज अफसर भी उस जलसे में मौजूद थे। इसी कारण लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी में ही भाषण दिया। आई डिक्लेयर दैट द blows struck at me will be the last nails in the coffin of the British rule in India. मैं घोषणा करता हूं कि मुझ पर जो चोट पड़ी है वह भारत में अंग्रेजी राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। लाठियों की मार से लालाजी को बाहरी चोट अधिक नहीं लगी थी, अंदरूनी चोट गहरी थी। यह भी सही था कि देश की आजादी के जंग अंग्रेजी शासन से चल रही थी, पर लोग स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि ब्रिटिश सरकार इतनी क्रूर है कि वह एक अखिल भारतीय सम्मानित नेता पर लाठियां बरसाएगी। यह कल्पना से बाहर की बात थी। लालाजी हिम्मत संजोकर घूम फिर रहे थे। वह कांग्रेस की मीटिंग में दिल्ली भी गए थे। वहां उनका वैचारिक विरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुआ। दिल्ली से लाहौर लौटकर उन्होंने अपनी अंग्रेजी साप्ताहिक पीपल में नेहरू के विचारों के विरोध में एक लेखमाला लिखनी शुरू की। इस लेखमाला का एक लेख भी छपा गया था। जब वे दूसरा लेख लिख रहे थे तो 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु आकस्मिक थी। लाठी प्रहार से उन्हें अंदरूनी चोट आई थी जो उनकी मृत्यु का कारण बनी। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे मौत का बदला मौत। तब तक के लिए धन्यवाद।